नमस्कार बच्चों, मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस मंच से आपका स्वागत करती हूँ। परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आज हमारी भूगोल की दूसरी कक्षा है। इससे पहले हमने कल भूगोल की पहली कक्षा की थी। इसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, महाद्वीपों का विस्तार कैसे हुआ। इसी क्रम में दरअसल भूगोल का अध्ययन जब हम करते हैं तो जियोग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, जिससे इसका अध्ययन करना सरल हो जाता है। एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी और दूसरी को हम बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी। चूंकि हम परीक्षाओं को ध्यान में रख के इनका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फोकस करेंगे। होता क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें और इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, जैसे कि किसी भी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मान के चलते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, तो 10 में से जो रेशियो होता है वो 3 से 4 क्वेश्चन का होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का और 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के। क्वेश्चन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के। चूंकि 6 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आ रहे हैं और इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी की महत्ता बढ़ जाती है। इस वजह से हम इंडियन ज्योग्राफी की आज से बात करेंगे। हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। ऐसा नहीं है कि इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ देंगे। जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी हो जाती है फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं। भारत के सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय में हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। आगे हम बात करेंगे इसमें भारत का आकार एवं स्थिति की। आकार एवं स्थिति की। इसमें हम आगे बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार। भारत कितने अक्षांश पे स्थित है, भारत कितने देशांतर पर स्थित है। अक्षांश और देशांतर को ना बच्चे अक्सर पढ़ने में बहुत जटिल सा महसूस करते हैं, देशांतर रेखा, और ना समझ में ना आने की वजह से इसको ना केवल रटने के क्रम में पढ़ते रहते हैं और फाइनली जब परीक्षा में जाते हैं तो जो परीक्षा का प्रेशर होने की वजह से इनको भूल जाते हैं। लेकिन आज हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमको रटने की बजाय हम समझेंगे और फैक्ट्स हमारे माइंड में रहेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखा को देखेंगे तो इसी क्रम में हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। हम आगे देखेंगे कर्क रेखा एंड मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। इनको देखने के बाद हम बात करेंगे भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आगे हम देखेंगे भारत के पड़ोसी राज्य जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी राज्य जो भारत के राज्य, पड़ोसी देश जो भारत के साथ, भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। इन सभी बिंदुओं पे आज की परीक्षा में हम चर्चा करेंगे। चूंकि हमने कल भारत विश्व के भूगोल की बात की थी तो सबसे पहले हम इसी पे आ जाते हैं और कुछ बेसिक से पॉइंट होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। तो इससे आगे की परीक्षा को हम जब आगे की क्लास को करेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। कल हमने इस तरीके से देखा था कि विश्व में कितने महाद्वीप है, 7। अब हम पुनः
कल को जो क्लास है उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं 2 मिनट में और आगे की क्लास को कंटिन्यू जारी रखते हैं। हमने देखा था कि कल 7 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया, ये यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, 7 महाद्वीपों को देखा था। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो 7 महाद्वीप, पूरा ये जो ग्लोब है, कुछ हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आप इस ग्लोब में देख रहे हैं कि इस तरीके से कुछ डॉट डॉट लाइनें हैं। आप इस ग्लोब में अगर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसमें डॉट डॉट लाइनें हैं। ये क्या है? इस तरीके से जो ये लाइनें हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ी जो इस ग्लोब में इस तरीके की जो लाइनें खींची हुई हैं? दरअसल कौन सा देश किस अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है, इसको समझने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं का सहारा लिया गया है। ऐसी एक्चुअल में वास्तव में कोई रेखा नहीं है, ये कुछ काल्पनिक रेखाओं को मान लिया गया है जिससे कि हम पर्टिकुलर देश की स्थिति का आकलन कर सकें कि कौन सा देश कहां स्थित है। जो लेटी हुई रेखा होती है, जो ये लेटी हुई रेखा है, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो ये लेटी हुई रेखा है ना, जो ये लेटी हुई रेखा है, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। बस नाम रख दिया है अक्षांश रेखा, जैसे व्यक्तियों का नाम होता है ऐसी रेखा को नाम रख दिया है। और जैसे ही किताब में अक्षांश रेखा पढ़ते हैं कि फलानी रेखा फलानी फलानी जगह पे स्थित है, तो हम डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, ये कौन सा भाई अक्षांश रेखा आ गया है। तो कुछ नहीं है, जो लेटी हुई रेखा है ग्लोब पे वो अक्षांश रेखा हो गई और इसको बोल देते हैं हम लेटीट्यूड। चूंकि ये लेटीट्यूड इसको याद रखने के क्रम में हम देखेंगे कि जो लेटी हुई रेखा है वो लेटीट्यूड हो गई, इसको इंग्लिश में लेटीट्यूड बोलते हैं, और ये हो गई अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो खड़ी हुई रेखा है ये, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। आप भूलोगे तो नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। अक्षांश रेखा जो लेटी हुई है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अच्छा, ये जो रेखा दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। पेन क्लियर हो रहा है? बदलने की तो जरूरत नहीं है, विजुअल है पेन, ठीक है। ये जो देशांतर रेखा है इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब आप इसको याद रखोगे कैसे? जो भाई लॉन्ग रेखा है वो लॉन्गिट्यूड हो गई, इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, ठीक है। और जो लेटी हुई रेखा है, लेटी है, अक्षांश रेखा। अब आपको ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे इंग्लिश जो कि बहुत हवा लगती है उसी समझ उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बस इतना याद रख लो, लॉन्ग क्या होती है? लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। जो लेटी हुई है, लेटी, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अब हम आगे अध्ययन करेंगे तो हम ना इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। अच्छा, चूंकि अभी हम फिलहाल वर्ल्ड मैप ही हमारे सामने खुला है, तो अक्सर परीक्षाओं में एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है, उस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी फिर भारत के मैप पे आते हैं। अक्षांश और देशांतर तो हो गई, ठीक है। तो ये जो पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है अक्षांश और देशांतर, ये केवल एक अक्षांश नहीं है। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। इसी को 0 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या बोल देते हैं? विषुवत रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, इक्वेटर। विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, चूंकि अभी परीक्षाएं नजदीक है और मैप का अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई एक क्वेश्चन बेसिक सा आता है कि जो इक्वेटर है वो भारत के किन किन देशों से होके, सॉरी, विश्व के किन किन देशों से होके गुजरती है इक्वेटर। तो हम इसमें वर्ल्ड मैप में देखेंगे, बाकी तो हम आगे अध्ययन कर लेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्वीटो है, ये कोलंबिया है और ये ब्राजील है। इक्वेटर, ये ब्राजील है। तो ये दक्षिण अमेरिका, कल हमने महाद्वीप में पढ़ा था, तो दक्षिण अमेरिका के 3 जो देश हैं वो इक्वेटर से गुजर रहे हैं। कौन कौन से? क्वीटो, कोलंबिया और ब्राजील। अच्छा, अब ये अफ्रीका कल महाद्वीप पढ़ा था हमने, इसके कितने कितने राज्य हैं, इसमें बहुत विजुअल नहीं है, आप अपने सामने एटलस खोल के रखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि इसमें कौन से। ये कांगो है, ये कांगो गणराज्य है, ये युगांडा है, ये रवांडा है और ये आपका
केन्या है और ये सोमालिया है। जब हम विश्व भूगोल की कक्षाएं पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से देखेंगे। अभी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एशिया के ये इंडोनेशिया से होके जा रही है, ये विषुवत रेखा है। अभी फिलहाल इतना सा समझ लो मोटे तौर पे, एक ही कक्षा में सब कुछ बताना तो संभव है नहीं, और इसको क्लियर तरीके से बताया जाएगा जब भी बताया जाएगा कि ये विषुवत रेखा हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? विषुवत रेखा, जो इंग्लिश में से बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये हो गई इक्वेटर। ये कितने पे? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री के उत्तर में जो होगा इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री के उत्तर में जो होगा वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री के जो साउथ में होगा वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, 0 डिग्री के उत्तर में ये 23 डिग्री पे एक रेखा जा रही है, इसको बोलते हैं 23 डिग्री पे एक रेखा जो जा रही है इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं 23 डिग्री 0 डिग्री, ये 23 डिग्री नॉर्थ में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैंसर। और 0 डिग्री साउथ में एक रेखा जो जा रही है इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आप इसे याद रखेंगे उम्मीद करती हूँ। ये कौन सी है? 0 डिग्री साउथ की मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा को क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न। अच्छा, 3 रेखाएं हमें ध्यान, अब ये भूलेंगे नहीं, पूरा अगर मैप है, पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो 0 डिग्री इक्वेटर को हम बोलेंगे। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इक्वेटर हो गई। ये 23 डिग्री नॉर्थ में कौन सी हो गई? कर्क रेखा। 23 डिग्री साउथ में मकर रेखा। सब क्लियर है अभी तक? जो हमने अभी कर्क रेखा देखी है, अगर इसी कर्क रेखा को हम देखते हैं तो ये हमारे भारतीय हमारा जो देश है इससे होके गुजर रही है। इसी को हम अगर यहां देखें तो हम पाएंगे कि जो कर्क रेखा है ये भारत के इन राज्यों से होके जा रही है। वर्ल्ड मैप में क्वेश्चन आता है कि जो विषुवत रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसको तो हम विश्व की कक्षाओं में और अच्छे से क्लियर करा देंगे। अभी हम भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो हम भारत का मैप में देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन, चूंकि कर्क रेखा कितने डिग्री पे बताई थी? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो हम इस क्वेश्चन को यहां देख लेते हैं। कर्क रेखा, एक क्वेश्चन आता है जिसको जो नोट कर लेना, आप भूल जाओ तो। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। हम इसको रट लेते हैं, आज हम इसे भूगोल की कक्षा में देखेंगे। पहला कौन सा है? गुजरात। ये क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। क्वेश्चन आता है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। क्वेश्चन क्या आता है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, तो गुजरात का गुहार मोती। गुजरात का गुहार मोती। एक क्वेश्चन भारत के सामान्य परिचय में आता है, आपको ये सब फैक्ट को आप नोट कर ले साथ ही साथ। भारत का एक क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु तो गुजरात का गुहार मोती, और सबसे पूर्वी तो ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। अब लौट पुनः हम अपनी जो पॉइंट पे बात कर रहे थे उस पे बात करते। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला हो गया गुजरात। दूसरा कौन सा हो गया? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? ये जो येलो येलो राजस्थान है ना, किसके लिए फेमस है राजस्थान? मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए। किसके लिए फेमस है? मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए। तो ये गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा भारत का दिल मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। चौथा कौन हो गया? छत्तीसगढ़। चौथा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। पांचवा कौन सा हो गया? झारखंड। पांचवा कौन सा हो गया? झारखंड। छठवां कौन सा हो गया? वेस्ट बंगाल। छठवां कौन सा है? वेस्ट बंगाल। सातवां है हो गया त्रिपुरा, और 8वां हो गया मिजोरम। भारत के
8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है। अब इन गुजरात एक, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, इन 8 राज्यों को आप याद कैसे करेंगे? मैं तो एक इस तरीके से याद कर लेती हूं, वम रागु मित्र, वम रागु मित्र झाच, बम रागु मित्र झाच। इस तरीके से हिंदी में जो बच्चे हिंदी माध्यम के वो इस तरीके से याद कर लेते हैं। बा से बंगाल, एम से एमपी, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, झा से झारखंड और छा से छत्तीसगढ़। इस तरीके से याद कर लेते हैं। इसकी इंग्लिश में भी एक बना सकते हैं, बनाने के इनको न्यूमोनिक्स बोलते हैं, बनाने के अपने अलग अलग तरीके हैं, जिसको जिस तरीके से याद हो जाए। पर मुझे जहां तक सबसे अच्छा तरीका लगता है, मैप आपके माइंड में हो तो आप फटाफट, आपको रटने की जरूरत नहीं रहेगी, ट्रिक्स को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे आंख बंद करेंगे। हमने कैसे पढ़ा था? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यही पर मैं जब त्रिपुरा को अंडरलाइन कर रही थी तो भारत के सामान्य परिचय में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, जिसकी जो तीनों तरफ से किसी देश से घिरा हुआ है, तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। तीनों तरफ से घिरा हुआ, तीनों तरफ से घिरा हुआ, ये कौन सा हो गया? त्रिपुरा। तीनों तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा है? त्रिपुरा। इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है। आगे हम जब ये कर्क रेखा मकर रेखा देख लेते हैं, अब हम भारत के इसी कर्क रेखा मकर रेखा में सबसे पहले बात करते हैं हम ये देखने के बाद भारत का क्षेत्रफल। अब हम आ जाते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जब हमने पूरा वर्ल्ड का नक्शा देखा था, भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हमने वर्ल्ड मैप देखा था, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल को हम इस तरीके से देखेंगे। रट तो सब लेते हैं, रटना नहीं है, ठीक है। रट तो सब लेते, रटना नहीं है, फिर भूल जाओगे 2 दिन बाद। हमें यह समझना है, ठीक है। हमने कल की कक्षा में देखा था ये पूरा एक भूखंड था, ठीक है, और इसका 7 महाद्वीपों में विस्तार हुआ। जो पूरा ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये एरिया है, इसको अगर 100% मान लें, इस एरिया को 100% मान लें, जितने आपको एरिया, ये कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, और उस एरिया का अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना हो जाता है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल अगर वैसे बात करें तो कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो इतना क्षेत्रफल है, ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। अगर हम जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हो गया एरिया के हिसाब से, ये हो गया एरिया के हिसाब से। अगर हम जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, तो भारत का जो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 17.5% है। कैसे? विश्व में जितनी पॉपुलेशन है 7 महाद्वीपों में, अगर उसको 100% मान लिया जाए तो जो उसका जितनी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, अगर इंडिया की पॉपुलेशन को किया जाए तो ये 17.5%। विश्व में अगर 100 व्यक्ति रहते हैं तो 17.5 कहाँ रहते हैं? इंडिया में। 17.5 कहाँ रहते हैं? इंडिया में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4% और जनसंख्या के हिसाब से 17.5%, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड का जो इंडिया है, इंडिया का क्षेत्रफल हमने देखा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसमें अपने क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। अगर जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 17.5%, ठीक है। क्लियर है? देखना, किसी को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे भारत की आकार, क्षेत्रफल हो गया, अब बात करेंगे भारत की आकार एवं स्थिति की, ठीक है। भारत की आकार, भारत का आकार एवं स्थिति।
भारत का आकार एवं स्थिति। ठीक है, भारत का आकार कैसा है, भारत की आकृति कैसी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत कैसी शेप का है, चतुष्कोणीय। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्या मैम आप इसको समझाओगे कि किस तरीके से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो अगर हम पूरा ये ग्लोब मान लें, ये क्या है, हमारी अर्थ, सॉरी चपटी सी होती है तो जैसे भी आर्ट मेरी थोड़ी सी ऐसे ही है। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, पृथ्वी, ये क्या है हमारे पृथ्वी। ठीक है, इसे हमने दो भागों में विभाजित किया, ये है उत्तरी पृथ्वी का, ये उत्तरी और ये गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। अगर पूछा जाए कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर इससे भी आगे क्वेश्चन आ जाता है कि भारत किस एग्जैक्ट बताओ, हमें नहीं पता, उत्तरी केवल कैसे कह सकते हैं, तो हम कहते हैं ये इधर होता है पूर्वी, ये कौन सा है, ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, और इधर है पश्चिमी गोलार्ध, इधर कौन सा है, पश्चिमी गोलार्ध। और मैंने बताया भारत कहाँ है हमारा, इधर। अभी इसे हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अच्छा मैम हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसे क्लियर और कर देते हैं, इसे फिर से क्लियर कर देते हैं, आ जाओ। इसको हम इसे हम इस तरीके से देखते हैं, क्या समस्या है। ये पूरा ग्लोब हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया मैप का महत्व, जब पिक्चर सामने होती है तो क्रिस्टल क्लियर होता है। ठीक है, और ये हमारा पूर्वी और हमारा ये इधर पश्चिमी, ये हमारा पश्चिमी। और इसमें हम अगर अपने भारत को देखें तो ये हमारा प्यारा भारत महान। अगर हम इसमें अपने भारत को देखें तो ये कौन सा पार्ट हो गया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन आए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। रटने की जरूरत पड़ी नहीं, हमने क्या किया, इसको समझा। नॉर्थ ईस्ट, भारत किधर है, भारत की लोकेशन नॉर्थ ईस्ट, भारत विश्व के नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में। अब यहीं पे हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। आवाज कम आ रही है क्या, अक्षांशीय विस्तार। भारत के जब हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं अक्सर किताबों में लिखा रहता है भारत 8 डिग्री 4 मिनट, किधर, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अक्सर किताबों में आपने इस तरीके से लिखा देखा है। क्या कभी ये समझ में आया, ईमानदारी से हाथ ऊपर करेंगे, ईमानदारी से हाथ खड़े करेंगे, क्या कभी ये समझ में आया क्या होता है। हमें तो भैया जब थे तब तक खुद मेहनत नहीं की, तब तक ये बिल्कुल समझ में नहीं आता था। आज हम इसको फिर पुनः देखते हैं कि ये क्या है भाई। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, भारत की स्थिति। हमने वर्ल्ड मैप में देखा था ना, हमने वर्ल्ड मैप में अक्षांश और देशांतर पढ़े थे ना, फिर से आ जाते हैं। वर्ल्ड मैप में हमने बेस के लिए इसीलिए अक्षांश और देशांतर बता दिए थे, क्या होता है अक्षांश और देशांतर। अब हम इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है,
अब हम इसको भारत के अक्षांश और देशांतर बता दिए थे कि अक्षांश जो लेटी हुई है लेटीट्यूड, और जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड। जो लेटी हुई है वो लैटीट्यूड, जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूड। देखा इंग्लिश कभी कभी कितना आसान कर देती है, अक्षांशीय। ठीक है, ये हो गई लैटीट्यूड। अगर हम इसे भारत के उसमें देखें, मैंने जब पढ़ाया, अभी आपको लिखवाया भारत की कहाँ पे जो स्थिति है, तो मैंने बताया भारत की जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। अभी अब थोड़ा बहुत हिंट आ गया होगा, पहुंच गए होंगे जो मैं बताने जा रही हूँ, नहीं पहुंचे तो अभी पहुंच जाते हैं अक्षांश रेखा। मैंने अभी आपको जब इक्वेटर की बात की थी तो बताया था, इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इक्वेटर को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये क्या है, आर्कटिक ओशियन कितने पे है, ये आर्कटिक ओशियन कितने पे है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कितने पे है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और सेम जैसे नॉर्थ में जाते हैं वैसे ही साउथ में जाएंगे तो ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। तो जो अंटार्कटिका है वो कितने पे है, वो 90 डिग्री साउथ पे, 90 डिग्री साउथ पे। ये भी क्या है, अक्षांश रेखा है। ये भी क्या है, अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री साउथ। 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो 0 से ये हमारा 0 डिग्री, 0, 5, 10, 15 ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और ऐसे ही 90 डिग्री साउथ में। तो 0 से जब ऊपर बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो जब यहां पहुंचते हैं तो हम कहां पहुंच गए, 8 डिग्री पे। हम कहां पहुंच गए, 0 डिग्री अक्षांश से जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हम कहां पहुंचे, 8 डिग्री। इसलिए इसको क्या दे दिया गया, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको क्या कर दिया, याद करने के लिए आप 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या बोलते हैं, भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी 8 डिग्री से जब हम और ऊपर जाएंगे तो हम पहुंच गए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये विजुअल है कि और इंडिया के मैप में दिखाऊं, विजुअल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अब हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत कहाँ स्थित है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर है, पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। जिस तरीके से हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ी उसी तरीके से हम अब इस वाली बात को भी समझ लेंगे। ठीक है, ये फैक्ट तो आपने किताबों में पढ़ा होगा पर यार ये कभी समझ में नहीं आता था। ठीक है, हमने यहाँ देख लिया अक्षांश तो ये हो गए जो लैटिट्यूड है, अक्षांश क्या हो गया जो लैटिट्यूड है। हमने क्या कंसीडर किया, 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोलते थे, इक्वेटर। जब 0 डिग्री से नॉर्थ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। ये उत्तरी ध्रुव, हिंदी में क्या बोल देते हैं, उत्तरी ध्रुव। आपने पढ़ा होगा किताबों में, उत्तरी ध्रुव कहाँ पे स्थित है, 90 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है उसी को नॉर्थ पोल बोलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता भाई साहब, बर्फ जमी रहती है। ठीक है, 90 डिग्री अक्षांश से। अब देशांतर की बात करें तो देशांतर में मैंने बेसिक सा बता दिया था, 0 डिग्री देशांतर रेखा।
0 डिग्री, ये कौन सी हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं। ये कौन सी हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के हमारा भारत की जो लोकेशन की बात करें, हम भारत की लोकेशन की बात करें तो हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ये जो यहाँ पे जो गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु बताया था गुहार मोती कितने पे स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट से। जो अरुणाचल प्रदेश का किविथु है ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चूंकि अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं तो क्या ऐसी है लेटी है, तो 0 से 90 तक हम जाएंगे तो ये अक्षांश रेखा हुई। देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड है। अब हम इधर से जाएंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 से गिनते हुए जाएंगे, ठीक है, इसको गिनते जाएं। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट यहां से लेके अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की लोकेशन समझ में आई? भारत की लोकेशन समझ में आई? ठीक है, धन्यवाद। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी भारत की मानक समय रेखा। आपने एक चीज सुनी होगी भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। कभी इस पॉइंट पे विचार किया है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी भारत की मानक समय रेखा? हम किताबों में लिखा रहता है भारत की मानक समय रेखा फला फला राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है, इतने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी में मिर्जापुर या इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। लेकिन इस मानक समय रेखा का कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या थी? हम फालतू में इस पर जो चर्चा करते हैं याद करते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी? इस पर कभी विचार किया है? इस पर कभी सोचा है? अच्छा, अब कभी कभी आपने सुना होगा कि उसके पड़ोसी जो है लंदन में रहते हैं। उसके पड़ोसी कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं। उनको हमारे दिन में बज रहे हैं सुबह के 5। मम्मी जगी, फोन किया और उनके यहाँ बज रहे रात के 12। तो अचम्मा भाई, हमारे यहाँ तो अब सुबह के 5 बज गए, 12 कैसे बज रहे हैं? इसीलिए हमने क्या पढ़ा? अक्षांश और देशांतर। अब ये जो गैप होता है सुबह के रात के 12 और सुबह के 5, अक्षांश और देशांतर का वर्ल्ड मैप कहाँ है? जो अक्षांश और देशांतर का गैप जो होता है, यहाँ जो लंदन है ये रहा लंदन, ठीक है, यहाँ क्या बज रहे हैं रात के 12, यहाँ क्या बज रहे हैं रात के 12, और हमारे यहाँ कितने बज रहे हैं? सुबह के 5। हमारे यहाँ कितने बज रहे हैं? सुबह के 5 या 5:30, सॉरी, सुबह के 5:30। तो यहाँ से यहाँ तक ये 5.5 घंटे का अंतर, इसको हम पढ़ते हैं टाइम डिफरेंस में। इसको क्या किस में पढ़ते हैं? समय मापन रेखा में। ऐसा क्यों होता है? तो ये ही हमने पढ़ा था, इसको हम समझेंगे कि चूंकि पृथ्वी का जो ग्लोब है ना वो 360 डिग्री पे है। पृथ्वी का ग्लोब किस पे है? 360 डिग्री पे। और जब पृथ्वी, आपने देखा होगा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो एक दिन में एक चक्कर लगा जाती है पृथ्वी, एक दिन में एक चक्कर लगा जाती है। तो 360 डिग्री में वो क्या करती है? एक दिन में एक चक्कर लगा जाती है। तो एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। मतलब कि 24 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री के राउंड पर घूम जाती है। और 24 घंटे को अगर हम मिनट्स में कंसीडर करें तो 24 × 60 करेंगे तो हमारे पास 1440 मिनट्स आ जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएंगे? 1440 मिनट। इट मीन्स जो हमारी अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है कितने मिनट्स में? 1440 मिनट में, 40 में, 1440 मिनट में। अगर हमें अर्थ को 1 डिग्री निकालना हो कि 1 डिग्री घूमने में अर्थ कितना टाइम लेगी, तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ लेगी 4 मिनट का टाइम। आप इसे कर लेना, क्लियर नहीं हो रहा है, इसे दूसरे पेज पे समझाती हूँ, ठीक है। इससे टाइम स्केल को समझाते हैं, अगर बीच में आ ही गया तो। देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो सबको पता है पश्चिम से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ये किताबों में भी पढ़ा होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। और हमने ग्लोब देखा, हमने
क्या देखा, ग्लोब देखा, गोल। तो मतलब कि एक दिन में पृथ्वी क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है 360। एक दिन में पृथ्वी क्या है, एक चक्कर लगा जाती है। मतलब कि एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स। 24 घंटे में वो क्या करती है, 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री वो घूम जाती है। कितने टाइम में, 24 घंटे में। अगर मैं इसे मिनट्स में कंसीडर करूं तो 24 घंटे को, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो कितनी टोटल मिनट हो गई, 1440 मिनट। कितनी मिनट हो गई, 1440 मिनट। ठीक है, तो 360 डिग्री वो घूमी, 360 डिग्री घूमी, कितना टाइम लिया, 1440 मिनट में। अगर मैं 1 डिग्री घुमाऊं तो 1440 मिनट को, तो ये कितना हो जाए, 1 डिग्री घूमेगी वो 4 मिनट में। आप कैलकुलेशन कर लेना जहां तक मैं सही हूं। 1 डिग्री वो घूमती है 4 मिनट में। अब ये समझ में आ गया कि पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। अच्छा, पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। डन। मैंने अभी बताया कि अगर लंदन में रात के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहां सुबह के कितने बजेंगे, 5:30। 5:30। पेन चेंज करूं क्या, ओके। ठीक है, लंदन में अगर रात के लंदन में, ये हमारा लंदन है, ठीक है, ग्रीनविच। लंदन में अगर रात के 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, सुबह के 5:30 बजेंगे। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, देशांतर रेखा। ये जो लंदन है, ये ग्रीनविच जो है, ये 0 डिग्री देशांतर पे है। और हमने अभी पढ़ा था, हम कितने देशांतर पे, भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और हमने अभी समय निकालना जो समझा था, उसमें हमने देखा था कि हम 1 डिग्री घूमने में अर्थ जो टाइम ले रही है वो 4 मिनट ले रही है। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं और 68 तक आएंगे तो हमारे 5.5 घंटे का अंतर आता है। परीक्षाओं में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि ब्रिटेन में इतने बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे। या फिर एक सीधा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो विश्व की जो ग्रीनविच रेखा है, भारत उसकी जो स्थिति है उससे कितने घंटे आगे चलती है, तो वो 5.5 घंटे आगे चलती है। एक क्वेश्चन इसी में ये पूछ लेता है टाइम रेखा से, एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है टाइम रेखा से कि ये जो गुजरात है, गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु, गुजरात का गुहार मोती, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहार मोती यहाँ पे है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का किविथु सबसे पूर्वी बिंदु। आप लिख लेना, ये फैक्ट्स हैं। कभी कभी ये फैक्ट्स पूछ लेता है, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी। तो पश्चिमी कौन सा हो गया, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया, पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी हो गया गुजरात का गुहार मोती। ये गुजरात है ना, गुजरात का गुहार मोती। और सबसे पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश का किविथु। ये कहां पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये फैक्ट्स लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और हम इनको अब इग्नोर कर देते हैं और परीक्षाओं में गलत करके आते हैं। सबसे पूर्वी जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट। एक्चुअल में जो दक्षिणी बिंदु है वो भारत का यहाँ पे रामेश्वरम नहीं होके अंडमान जो निकोबार होता है वो ग्रेट निकोबार में। सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणी बिंदु है, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं इंदिरा पॉइंट। जब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो अक्सर बच्चे गलत कराते हैं। वो क्या लिख देते हैं, तमिलनाडु का रामेश्वरम, पम्बन, फलाना डी का। ये है क्या, अंडमान निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इन पश्चिमी, ये तो बात हो गई बीच में। ठीक है, हम अपने मुख्य बिंदु पे आते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहार मोती। ठीक है, और पूर्वी हो गया अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है। इसमें जो टाइम डिफरेंस है वो क्वेश्चन एक्चुअल में ये पूछता है कि गुजरात के गुहार मोती से अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु है इसमें टाइम पूछता है। चूंकि अर्थ हमारा सन कहां से राइज होता है, पूरब से, ये हमारा सन राइज हो रहा है पूरब से। अगर सुबह के यहाँ 5 बज रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं हम कि सुबह के अगर यहाँ 5 बज रहे हैं तो हमारे गुजरात में हम देखते हैं उसी पर्टिकुलर टाइम पे यहां से कॉल करेंगे, एक मित्र है यहां से कॉल करेंगे अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में बैठ के कि हमारे यहाँ सुबह 5 बज रहे हैं, तो गुजरात में उसी टाइम 7 बज रहे होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें भी 2 घंटे का गैप है, 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देशांतर पे भिन्न भिन्न देशांतरों पे स्थित है, 2 घंटे का अंतराल देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु है वो 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ये 2 घंटे का अंतर क्यों आया? 30 डिग्री देशांतर। और हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का अंतराल आ गया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि गुजरात के गुहार मोती से अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है, और 2 घंटे का क्यों है ये मैंने आपको प्रमाणित कर दिया कि इस तरीके से टाइम डिफरेंस भिन्न भिन्न देशांतर पर स्थित होने के कारण इसमें 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, ये हमारा आज की कक्षा में हमने इन अक्षांश और देशांतर भारत की स्थिति को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।